हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ और एक नया केस शेयर करती हूँ। ये केस ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये केस मेरे एक यूट्यूब व्यूअर का है। और उन्होंने दूसरे यूट्यूब जैसे डॉक्टर्स बनाते हैं उनसे भी पहले ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो बहुत ही अच्छी लेडी हैं, उनका केस है और विथ हर परमिशन मैं उनका केस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो केस डिस्कस करते हैं। तो ये केस एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल लेडी जो है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी एंग्जाइटी की। मतलब बहुत ज़्यादा उनको एंग्जाइटी हो रही थी, घबराहट होती थी, पता नहीं क्या करूँ, ऐसा मन करता था फूट फूट के रोऊं। और बहुत पाल्पिटेशन होता था, मतलब हर जगह पे, जैसे सिर से लेके पाँव तक हर जगह पे उनको ऐसा लगता था कि धक 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 ऐसे पाल्पिटेशन फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि सब जगह दिल चल रहा है। और घबराहट होती थी, न दिन में चैन है न रात में चैन है, और बहुत रेस्टलेस और ऐसे डिस्टर्ब से हो गए थे वो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि अभी ना मुझे कुछ दिनों पहले एंग्जाइटी अटैक आया था, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता था। और बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ, कुछ हो जाएगा, और चैन ही नहीं होता था। ऐसे सब उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी कुछ दिनों से हुआ है ना, तो क्या हुआ, मतलब कुछ दिन पहले वो बताओ मुझे। तो हियर सी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब एकदम से रोने लगी, बहुत एकदम रो पड़ी वो। और उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली क्या है कि उनके आईपीआर में एक्चुअली उनका बेटा और वो दो ही लोग हैं, पेशेंट और उनका बेटा। डॉटर है जिसकी मैरिज हो चुकी है, तो वो अपने ससुराल में है, और हस्बैंड की कोरोना में डेथ हो गई है। तो अभी फैमिली में ये लोग दो ही लोग हैं, पेशेंट और उनका बेटा। और बेटा कुंवारा था, तो मतलब उसकी एंगेजमेंट तय हुई थी। तो उन्होंने बोला कि अभी उसकी एंगेजमेंट तय हुई है, तो उसकी शादी की तैयारियां चल रही है, लेकिन मेरे भाई के साथ थोड़ी अनबन हो गई। तो मैंने कहा क्या हो गया मतलब। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे शादी जैसे होती है ना, कि तो जैसे होता है ना कि वार त्योहार पे लड़की वाले लड़के वाले को कुछ भेजते हैं सामान, ठीक है, त्योहार के टाइम पे। तो वैसे ही लड़की वालों ने कुछ भेजा होगा, और उन चीज़ों में से पेशेंट ने कुछ ऐसे ही बोल दिया कि भाई इसकी जगह अगर कुछ और दिया होता तो ये भी अच्छा, ये भी चलता था। बट ये चीज़, छोटी सी चीज़ को उन लोगों ने थोड़ा सा गलत वे में, जैसे डिमांडिंग वे में, कि भाई आपने उससे ऊपर की चीज़ मांगी तो आपको डिमांड है। आजकल लड़के वाले डिमांड करते हैं, ये वो सब चीज़ें, थोड़ी सी ऐसी बातें होने लगी। तो ये चीज़ें उनके जो रिश्ता जो हुआ था, वो पेशेंट के भाई की सोसाइटी में रहते थे, लड़की के चाचा वगैरह, तो रिश्तेदार थे और सोसाइटी में रहते, तो वैसे हुआ था। तो लड़की पेशेंट के भाई को पता चली, तो पेशेंट के भाई ने उनसे बोला कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बोल के क्या मतलब, ऐसे क्यों बात की, वो गलत मतलब निकाला उन्होंने। तो पेशेंट को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं था, मेरा कोई मतलब ही नहीं था, तुम अपने आप से मतलब निकाल रहे हो और फिर बातें बना रहे हो, तो ये तो गलत है ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मतलब उस चीज़ को लेकर उनको बहुत गुस्सा आया, और भाई बहन में थोड़ी सी अनबन हो गई। और गुस्से में पेशेंट ने अपने भाई को बोल दिया कि मैं तेरे लिए मर गई, जा, अब मैं तेरे लिए नहीं हूँ, यही समझ ले तू, मैं कर लूँगी अपने बेटे की शादी जैसे करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद, ये इंसिडेंट्स के बाद पेशेंट बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी कि मतलब यही हमेशा मेरे साथ होता है, मैंने कुछ बोला नहीं था, मेरा मतलब नहीं था, फिर भी इस तरह से मतलब निकाल के मुझे जानबूझ के ये लोग परेशान करते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है। और तो पेशेंट ने बोला कि मैम ये नहीं है कि ये अभी का इंसिडेंस है, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ, ये हमेशा होते आया है, हमेशा। जैसे अब हम लोग, मैं आपको बता दूं, हम लोग 3 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 भाई है और मैं एक बहन। तो हमेशा मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने हमेशा भाइयों को ही सपोर्ट किया है, मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया, मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं उनसे कभी कुछ बोलूँ तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अगर समझो भाई बहनों में कुछ हो गया तो मुझे ही गलत ठहराते ये लोग, मुझे ही हमेशा माफ़ी मांगनी है, और
मेरी बात तो कोई सुनता नहीं, लेकिन अगर इवन कहीं से भी, इवन हस्बैंड के साथ भी कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कुछ गलती हो गई तो मेरा ही फॉल्ट निकाला जाता था और मुझे ही बोलते थे कि भाई तू ही गलत, तू ही गलत। ठीक है भाई, मैं ही गलत, अब मैं भी क्या करूँ? तो मैंने बोला फिर आप बोलते नहीं हो क्या? बोले क्या करूँ बोल के, ये लोग सुनते ही नहीं है, मेरी सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बोल के, और नहीं माने तो वाले नहीं है ये लोग। और सवाल ये है ना कि रिश्ते जो है मेरी कमज़ोरी है डॉक्टर साहब, मैं रिश्तों के बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं चाहती कि रिश्ते ख़राब हो, रिश्तों के साथ अच्छे से बन के प्यार से सब रहे, यही मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को रोकती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं चल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जीने ही नहीं देते, पूरा मेरा जीना हराम कर रखा है। मतलब हर चीज़ में मेरी ही गलती निकालते, मेरी ही गलती निकालते। कब तक मैं सहन करूँ? ये तो गलत है ना, मैं कैसे सहन कर लूँ इतना कुछ? तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने बोला आप फिर उनको बोलते क्यों नहीं हो, आप क्यों सहते हो इतना? तो उन्होंने वही बोला कि बस वही है कि देखो मुझे है ना, ये लोग मुझ पे उंगली उठाते हैं कि भाई तेरी वजह से अगर कुछ आगे चल के ये बात आगे बढ़ती, और अगर आगे चल के कुछ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होता तो सारी मेरे पे आ जाता, तेरी वजह से हुआ, हमने तो रिश्ता देखा था और तेरी वजह से रिश्ता वो हो गया, तो तू ही गलत है। तो सारी चीज़ें मेरे पे उंगली आ जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पे उंगली आए, मुझे ये नहीं पसंद। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि ससुराल की और मायके की दोनों की इज्जत बनी रहे। हमें क्यों किसी के अगर समझो हमसे कोई गलती, हमारे परिवार में किसी से या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए कि भाई हमारी अगर एक उंगली कट जाती है, पेशेंट ने एग्जांपल दिया कि सपोज़ हमारी एक उंगली में फॉल्ट है या हमारी एक उंगली कट जाती है, तो थोड़ा ना हम हाथ निकाल के फेंक देते हैं, अब उस उंगली के साथ ही चलते हैं ना। तो ये लोग मुझे क्यों इस तरह से करते हैं, हमेशा हमेशा इस तरह से करते हैं। बाकी डॉक्टर साहब मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मुझे ना सब लोगों से मुझे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, सबसे बहुत लगाव है, लेकिन मेरे साथ गलत होता है फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, फिर जो मैं बोलती हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं बहुत कड़ा बोल जाती हूँ, सीधा मुंह पे बोल देती हूँ। मुझे बातें मैनिपुलेट करना, मतलब घुमा फिरा के प्यार से बोलना मुझे नहीं आता है, मैं जो होता है सीधा साधा बोल जाती हूँ, इसलिए इन लोगों को गलत लगता है। फिर ये लोग मुझे दोषी ठहराते हैं कि तूने गलत बोला, तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला, लेकिन तुमने मेरे साथ किया वो तुम देखते ही नहीं हो। तो इस तरह से होता है। मुझे लोगों से सबसे बहुत प्यार है, इवन मुझे ऐसा लगता है बच्चों को भी, मुझे तो कभी जितना मुझसे बन पड़ता है इतना मैं बच्चों की या किसी की भी गरीब की भी मदद करना पसंद करती हूँ। भगवान में बहुत मानती हूँ, और अभी तो मैंने भगवान में ही अपने आप को पूरा सा अपने आप को पूरा भगवान में ही मेडिटेशन करती हूँ, अपने आप को ध्यान से अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं संन्यास ले लूँ और बस भगवान का ध्यान करूं, तो मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान हूँ ना मैं डॉक्टर साहब, मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये लोग मुझे समझते ही नहीं हैं और इस चीज़ को लेके मुझे बहुत गुस्सा है। इवन बचपन के 1-2 इंसिडेंट्स पेशेंट ने मुझे बताया कि कुछ ऐसा वर्ड्स जो यूज़ करती थी उनकी माँ पेशेंट के लिए, तो बोले मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे ऐसा अपनी माँ कैसे ऐसे बोल सकती है, कोई माँ कैसे ऐसे कर सकती है। लेकिन क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकती थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स उन्होंने बताया कि शादी के टाइम पे भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि जो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, वो आज तक मैं नहीं भूली और कभी मैं भूल भी नहीं पाऊँगी। और ये सारी चीज़ें, मुझे इतना गुस्सा है ये सब चीज़ों का, तो क्या मैं डॉक्टर साहब ये सब चीज़ों से मैं निकल पाऊँगी? क्या मेरा मन शांत हो सकता है? आप मुझे कुछ ऐसी दवाई दीजिए। फिर जब जैसे हम पेशेंट को कंसोल करते हैं या बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, तो उन्होंने बोला कि भगवान करे ऐसा होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और ये सब उन्होंने मुझे बताया। तो पेशेंट की और मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी, और ये सारी चीज़ें हमने 2-3 बार बात की, उससे उन्होंने मुझे बताया। फिर उस पे से मैंने इस केस का एनालिसिस किया और उनको एक मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद इवन आई थिंक आधे 1 घंटे बाद भी पेशेंट ने शायद कॉल किया था मुझे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ा तो दवाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा आज तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिससे मैं अपनी बात, दिल की बात बता पाऊँ, जो कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे सुने, जो मुझे समझे।
लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है, और दवाई से भी, और बाकी का जो भी है मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगी। और फिर जब थोड़े दिन बाद जब पेशेंट का फॉलोअप आया और उन्होंने जो बोला मुझे कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और मैं कहीं ढूंढती हूँ कि मेरे दिमाग में कोई किसी के लिए कोई ईर्ष्या, किसी के लिए भी नहीं। जैसे जब केस लिया था तब पेशेंट ने अपने भाई के लिए या बहुत सारी रिश्तों के लिए या चीज़ों के लिए उन्होंने बोला था कि मुझे इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए गुस्सा है। लेकिन जब पेशेंट ने मुझे फॉलोअप दिया तब उन्होंने मुझे बोला मुझे किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई गुस्सा या कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, और मेरा मन जैसे बच्चों का मन होता है ऐसे बिल्कुल निर्मल हो गया है। मतलब कोई मेरे मन में कोई वो चीज़, मन में फ्रस्ट्रेशन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। और ये सुन के जो एज अ डॉक्टर हमें फील होता है, दैट वाज ग्रेट, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। तो ये केस था। और इवन कुछ दिनों बाद वापस मेरी जब पेशेंट से बात हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी पेशेंट रेफ़र किए, तो बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिनों पहले पेशेंट ने अपनी माँ से भी ये बात शेयर की कि आपने ये जो बोला था मेरी शादी के टाइम पे या मेरे बचपन में, ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट की थी। और ये बात उन्होंने अपनी माँ से इतनी शांति से की होगी, या जिस तरह से जो पहले जो होता था कि कुछ भी बोलने जाऊँगी तो झगड़ा हो जाएगा और सारा ब्लेम मुझ पे आएगा। लेकिन अब पेशेंट ने बात भी की, अपनी मम्मी को ये चीज़ बताई भी, और इवन उनकी मदर ने भी ये बोला कि अच्छा हुआ ना तूने बता दिया, पता चल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन वही है, पेशेंट भी वही है, मदर भी वही है। डेफिनेटली कोई भी मदर अपनी बच्चे को कभी भी ऐसे उस सेंस में नहीं बोलती है, बट बच्चे कितनी बार ऐसी सेंस में ले लेते हैं, या कभी कभी बच्चों का कुछ कहना मदर गलत सेंस में ले लेती है, उस चीज़ से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत है थोड़े से प्यार की, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो रहा है तो होम्योपैथी की। तो ये इतना ब्यूटीफुल केस सॉल्व हुआ। सो अब मैं आपको इसका एनालिसिस बताती हूँ कि मैंने इस केस में कैसे सोचा। सबसे पहला तो जब पेशेंट ने बोलना स्टार्ट किया ना, पेशेंट एनालिसिस में हम जब करते हैं किसी भी केस का, तो हमें पेशेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे बोल रहा है उस पर देना चाहिए। और इस केस में भी मैंने वही किया। जब पेशेंट बोल रहा था ना, उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था, ठीक है। गुस्सा भरा हुआ था मतलब निकला नहीं है, मतलब सप्रेस्ड है। तो फर्स्ट रूब्रिक वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। दूसरा, जो ये बार बार बोल रही थी, रूब्रिक हमें वही लेना चाहिए जो पेशेंट बार बार बोल रहा हो, जिस पे वो हाईलाइट कर रहा हो या बहुत डीपली फील करता है, वही रूब्रिक होना चाहिए। और ये पेशेंट बार बार बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये सिंस चाइल्डहुड चला आ रहा है। तो इसको मैंने लिया डिल्यूजन, रॉन्ग, सफर्ड, ही हैज़, ठीक है। अब अगर आप सिंथेसिस में ये दो रूब्रिक भी अगर डालते हैं, दो रूब्रिक को आप क्लब करोगे तो दो ही मेडिसिन आती है, कार्सिनोसिन। सबसे पहली आएगी लाइसिन, दूसरी कार्सिनोसिन, थर्ड आएगी उल्माक्सी। उल्माक्सी के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, तो लाइसिन वॉज द फर्स्ट, एंड मैंने इनको लाइसिन में दिया था। बट स्टिल केस में बहुत सारे रूब्रिक है जो मैं आपको थोड़ा सा लाइसिन के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो इसलिए बताऊंगी। तो दो रूब्रिक हमारे हो गए, दैट इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स डिल्यूजन, रॉन्ग, सफर्ड, ही हैज़। तीसरा रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली, ठीक है। नाउ ये रूब्रिक का एक होता है लिटरली मीनिंग, अगर किसी पेशेंट के साथ कोई हादसा होता है तो भी हम ले सकते हैं, या एब्यूज्ड मतलब यूज से भी गलत तरीके से एब्यूज सेक्सुअली, मतलब जहाँ मेल फीमेल में डिफरेंस किया जाता है, उस केस में भी हम ये वाला रूब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनके दो भाई थे और ये थी, तो हमेशा भाई को प्रेफरेंस दिया गया और इनको नहीं दिया गया। हमें नहीं पता एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, बट पेशेंट की जो फील है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और पेशेंट को ये लगा है कि भाइयों को इम्पोर्टेंस दिया, उनकी बातें मानी गई, उनकी डिमांड से
पूरी होती थी, लेकिन मुझे निग्लेक्ट करते थे, मुझे नहीं सुनते थे। तो यहाँ पे रूब्रिक हमें मिला एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली और एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड सेक्सुअली बीइंग इन मैरिज। इन मैरिज में भी लाइसिनम है। इन मैरिज में क्या होता है कि मैरिज में आप हस्बैंड वाइफ एक साथ में हो, ठीक है, आपका हमेशा का रिश्ता है। एक बार मैरिज हुई तो आप हमेशा के लिए जुड़ गए। अब अगर हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ को कर सकता है और वाइफ है तो वो हस्बैंड को भी कर सकती है। तो वहाँ सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, मतलब उसका गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है या उसको परेशान किया जाता है। वहाँ पे भी ये रूब्रिक हम ले सकते हैं कि मैरिज मतलब क्या, हम एक दूसरे को ही जीना इसी के साथ है, रहना इसी के साथ है, लेकिन वही मुझे परेशान कर रहा है ना। मतलब उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते हम और उसी के साथ रहना है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि मैरिज में हम हस्बैंड वाइफ का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है ना कि एक दूसरे को समझे, लेकिन वही चीज़ नहीं होती है कि हस्बैंड ही वाइफ को नहीं समझ रहा है या वाइसा वर्सा। तो जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि मैरिज में एक दूसरे को समझने वाली चीज़ होनी चाहिए, वही मुझे नहीं मिल रही है। तो अब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली इन मैरिज में लाइसिनम है, ठीक है। सॉरी। दूसरा एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, ठीक है। अब पेशेंट को सुन के जैसे इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने ऐसा किया, तो डोमिनेशन वाली फील आ सकती है, लेकिन ये डोमिनेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोमिनेशन जो है वो, पहली बात तो जो डोमिनेट होता है ना वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलाउ करता है कि आप मुझे डोमिनेट करो, ठीक है। और ये पेशेंट ना एकदम रिवर्ट वो कर रही थी, अपने आप रिएक्शन दे रही थी। जैसे भाई के साथ इंसिडेंस हुआ, उसने बोल दिया जा मैं मर गई तेरे लिए, है ना। तो इसने अपने आप को डोमिनेट करने नहीं दिया है, ठीक है। इसने गुस्सा किया है, सामने गुस्सा दिखाया है, तो इसने डोमिनेशन नहीं है। और दूसरी बात कि डोमिनेशन वाला जो होता है ना वो किसी से भी डोमिनेशन हो सकता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन रूब्रिक ये है, मतलब डोमिनेट मतलब आप किसी को दबा रहे हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कुछ करवा रहे हो, तो वो डोमिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि हर कोई इसको डोमिनेट नहीं करता था, ये सिर्फ अपने रिश्तेदार से, स्पेशली अपने भाई और मदर से परेशान थी, मतलब किसी स्पेसिफिक इंसान से, इसीलिए यहाँ पे डोमिनेशन वाला रूब्रिक नहीं आएगा। फिर दूसरा एक रूब्रिक है जैसे डिल्यूजन। सिंपल अगर हम केस का अंडरस्टैंडिंग सोचे कि मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मुझे ही ऐसा करते हैं, तो डिल्यूजन निगलेक्टेड सी इसमें है। फिर डिल्यूजन क्रिटिसाइज मतलब क्रिटिसाइज़ क्या होता है कि आप किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ें ना बता के उसमें क्या खराबी है। अब ये पेशेंट को हमेशा तूने ये ऐसा किया, तूने ये ऐसा किया, तूने ये ऐसा किया, मतलब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि तुझ में ये प्रॉब्लम है, तुझ में ये प्रॉब्लम, तो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो डिल्यूजन क्रिटिसाइज ही इज़। और मेन इम्पॉर्टेंट रूब्रिक जो इस केस में मुझे लगा, जब पेशेंट ने मुझसे बात की ना तो सी यूज टिपिकल वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि मेरे खून चूसने वाले रिश्तेदार, ये जो रिश्तेदार है ना मेरा खून चूस रखा है इन्होंने। तो ये वर्ड मैंने इसलिए आपको बताया कि दिस इज़ द फील ऑफ टॉर्मेंट। टॉर्मेंट क्या होता है ना, ये डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज़। इसमें सिर्फ 4 मेडिसिन हैं, उसमें से एक लाइसिनम है। टॉर्मेंटेड की फीलिंग आपको पकड़ना आना चाहिए। टॉर्मेंट मतलब एकदम ऐसे परस्यूड ये सबसे अलग होता है, ठीक है। परस्यूटेड परेशान है, परस्यूड पीछा हो रहा है, लेकिन टॉर्मेंटेड में ऐसा लगता है बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, दैट इज़ टॉर्मेंटेड। बंदा एकदम अब लिमिट आ जाती है ना तब कि अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, दैट इज़ टॉर्मेंटेड। तो लाइसिनम को लगता है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज़, उसको टॉर्मेंट किया जा रहा है, मतलब हद से ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, दैट इज़ टॉर्मेंटेड। इसलिए एक रूब्रिक है डिल्यूजन हेल इज़ इन। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं नरक में हूँ, ठीक है। पेशेंट ने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ, ऐसा लगता है सिर फोड़ लूँ, ठीक है। तो ये उसका गुस्सा, इसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। तो डिल्यूजन हेल इज़ इन। फिर एक रूब्रिक है डिल्यूजन सफर्स टॉर्मेंट विदाउट एक्सप्लेन, मतलब उसको सहना ही पड़ रहा है बिना बोले, कुछ बोल नहीं पाता। डिल्यूजन डू नथिंग ही कुड डू, कुछ कर नहीं पा रहा है,
कुछ करने ही नहीं दे रहे। मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, मैं बोलूँगी तो वो लोग समझेंगे ही नहीं, तो मैं करूँगी क्या करूँ, कैसे करूँ? मेरे को मन अगर हल्का करना है कैसे करूँ? कुछ करने ही मैं बोलने जाऊँगी फिर वो लोग उल्टा मुझ पे आ जाएंगे, तो वो कुछ कर नहीं सकती। डिल्यूजन लोअर जॉ स्टिफ एंड पेनफुल, मतलब उसका जो लोअर जॉ मतलब क्या होता है ना, अगर हमें बोलना है तो हमें अपना लोअर जॉ जो है उसको मूव करना पड़ेगा, लेकिन इसको मुंह खोलने की परमिशन नहीं मिलती है। इसने मुंह खोला मतलब इसके ऊपर उसका जो मालिक है वो टूट पड़ेगा, तो ये मुंह खोल ही नहीं सकता। और मुंह खोले बिना इसको सब कुछ सहते रहना, इसके लिए इसके अंदर गुस्सा भर भर के बहुत ज़्यादा गुस्सा इसके अंदर भर जाता है। शंकरन सर ने भी बोला है ये एक्यूट मायाज़म है ना, मतलब एकदम एक्यूटली ये जब गुस्सा होता है ना, इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसमें एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ, एंगर ट्रिफल्स, फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा एकदम अपने आपे के बाहर हो जाता है वैसा गुस्सा। इम्पल्सिव बिहेवियर में है, लोक्वासिटी में है, बक 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 बक। एक रूब्रिक है डिल्यूजन चिरपिंग ट्विटरिंग बर्ड अंटिल ही फेंट्स, मतलब जैसे बोल 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 कुट बोल बोल बोल, जब तक बेहोश थक नहीं जाता, फेंट नहीं हो जाता, तब तक बोलेगा, है ना। इसकी एक एनर्जी हाई हो जाती है, हाई एनर्जाइज फीलिंग में भी लाइसिनम है। और इसका क्या होता है ना, इम्पल्सिव होता है, एकदम जैसे गुस्सा आएगा तो एकदम फटेगा गुस्सा, तो इम्पल्सिव बिहेवियर में है। इम्पल्स टू डू रेकलेस थिंग्स, फिर किल डिज़ायर, इवन गुस्सा आएगा तो मार डालो, ऐसा लगता है मर जाए ये लोग। पेशेंट ने एक बार मुझे ये बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मर जाए लोग। किल डिज़ायर, कर्सिंग कि ख़त्म कहानी, ऐसा मतलब किल डिज़ायर टू। और किल डिज़ायर टू इम्पल्स टू थ्रो हर चाइल्ड आउट ऑफ द विंडो, मतलब इतना गुस्सा है अंदर कि अपने बच्चे तक को वो बाहर फेंक सकती है, मतलब वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, इतना ज़्यादा गुस्सा है। बाइटिंग हर सेल्फ, इंजूरिंग हर सेल्फ, अपने आप को हार्म पहुंचाती है, सामने वाले को, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने मालिक पे डिपेंड है। इसलिए एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस, रेज विथ रिपेंटेंस, रिमोर्स विथ रिपेंटेंस, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किया फिर लगेगा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम इस केस से रिलेट करने जाएं तो इन्होंने अपने भाई को बोल दिया कि मैं मर गई तेरे लिए, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने भाई से बात की कि नहीं, मेरे बेटे की शादी है तो मुझे अपने भाई से बात करनी है, फिर देखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उन्हें भी लगा होगा कि नहीं मैं गुस्से में बोल गई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम शांति से कर लेते। तो एंगर के साथ फिर रिपेंटेंस आता है। इसका गुस्सा ऐसा होता है कि एकदम सडनली आता है, लेकिन फिर तुरंत उसको लगता है कि नहीं, इनके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। जैसे पेशेंट ने बोला ना, बहुत बार पेशेंट ने बोला कि रिलेशंस मेरी कमज़ोरी है। कमज़ोरी इन द सेंस क्या, कि उसके बिना उनको चलेगा नहीं, उनको लगता है कि यही मेरे साथ रहने वाले और मेरा करने वाले यही लोग हैं, है ना। तो इसलिए उसने बाद में उसको रिपेंटेंस भी होता है कि नहीं ये मैंने गलत सोचा। कभी गुस्से में कुछ बोल जाएगा कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर सोचेगा हर गुस्से में जो बोला हुआ उसकी जो चीज़ होगी ना, उसको तुरंत वो थोड़ी देर में सोचेगा नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, मैंने ये ठीक है मैंने गुस्से में बोल दिया था, या मेरा मीनिंग ऐसा नहीं था, है ना। तो ये चीज़ उसके अंदर होती है कि वो तुरंत रिपेंट करता है। जैसे शंकरन सर ने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है अपनी बुक में कि गुस्सा आएगा ना तो दीवार का प्लास्टर पूरा तोड़ फोड़ देगा, फिर जैसे ही गुस्सा शांत होगा फिर लेके आएगा सीमेंट और प्लास्टर वास्टर करेगा। तो रिपेंट करता है अपनी चीज़ों को, बाद में उसको पछतावा होता है कि मैंने गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये चीज़ है, क्योंकि अपने आप में कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत होती है अपने मालिक की, अपने रिश्तेदारों की, हर जिसे भी गुस्सा किया उसको पता है कि रहना इसी के साथ में है ना, तो फिर बिगाड़ के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। और एक तरह से ना बहुत फियर भी बहुत सारे होते हैं लाइसिनम में, जैसे फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ पॉइजन, फियर ऑफ सोल्ड बीइंग में भी है। तो मतलब ये हायोस जैसा भी हमें लग सकता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, या मुझे बेच देंगे, या मुझे इंजरी, फियर ऑफ बीइंग इंज्योर्ड, या मुझे पॉइजन दे देंगे। तो ये सारे फियर भी होते हैं लाइसिनम में, लेकिन
हायोस और लाइसिनम में ना एक तो रिपेंटेंस नहीं होता है हायोस में। हायोस तो एकदम नेकेड वांट्स टू बी ए जा, मतलब उसको किसी की परवाह नहीं। लेकिन लाइसिनम जो है वो सिंपैथेटिक भी है। सिंपैथेटिक, सेम पेन एज हिज ब्रदर फील्स, मतलब उसको अपने भाई को, मतलब कहने का मतलब कि जिसको वो अपना समझता है, वो अगर कोई पेन फील कर रहा है तो वो सेम पेन लाइसिनम भी महसूस करता है। सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स में भी है लाइसिनम, मतलब टूवर्ड्स एनिमल्स। अब एनिमल्स मतलब लिटरल मीनिंग भी आप ले सकते हो कि भाई जो जानवर है उन लोगों के लिए वो सिंपैथेटिक है, लेकिन दूसरा मीनिंग ये भी है कि जो उसके आसपास के आईपीआर में या कहीं उसके आसपास में जो जानवर जैसे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैसा बंदा है, इसको बिल्कुल दया नहीं आती, क्या जानवर है क्या, तो वैसे लोगों के लिए भी ये सिंपैथेटिक रहता है। और लाइसिनम जो है वो रिचुअलिस्टिक भी है, उसको अपने रिचुअल्स को जैसे चलता आया है वैसे मुझे चलाना है, ठीक है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे डांट पड़ेगी अपने मालिक की, और फिर मुझे डांट ना पड़े इसलिए वो अपने रिचुअल्स को, अपने जो उसका जो काम है उसको बहुत प्रॉपरली करने की कोशिश करता है। सबको कुछ सुबह से लेके शाम तक वो सब कुछ करते रहता है कि मेरे आईपीआर में मेरा जो मालिक है वो मुझसे गुस्सा ना हो, ठीक है। इसलिए फियर ऑर्डियल में भी है कि उसको लगता है कि नहीं, मुझे वापस जो मालिक ने पहले डांटा था वैसी डांट मुझे वापस नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वो रिचुअलिस्टिक भी है, सब कुछ करता है। सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तब वो किसी की नहीं सुनता, तब उसको लगता है कि किल डिज़ायर हो, कि मार डालो इसको, ख़त्म करो, है ना। तो ये दो फेज़ हो सकते हैं लाइसिनम के। एक दूसरा चीज़ और होती है लाइसिनम में, वो है ना सॉरी, प्रेइंग में भी है कि मुझे बचा लो। प्रेइंग, बेग, प्रेइंग अदर्स टू बेग फॉर हिम, मतलब मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। ऐसे पेशेंट आते हैं या कुछ लोग हमें बोलते हैं ना कि यार मेरा तो कोई मतलब, मैं तो बिल्कुल बेबस हो गई हूँ, तो हेल्पलेस फीलिंग होती है इसके अंदर, हेल्पलेस फील, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, डिलीजन, ही कुड डू नथिंग, मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं, ही कुड डू नथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए कुछ करो जिससे मैं ठीक हो जाऊँ या मैं अपनी मुसीबतों से बाहर निकलूँ, क्योंकि वो अपनी मुसीबतों को इतना सेंसिटिव बहुत होता है। लाइसिनम जो है ना बहुत सेंसिटिव है, मतलब उसको फियर ऑफ नॉइज़ है, फियर ऑफ लाइट है। मतलब जब रैबिट डॉग, आपको पता है ना, बहुत सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव हो जाता है, पानी का बहाव भी वो सहन नहीं कर पाता है। फियर ऑफ वाटर विथ थर्स्ट, मतलब पानी चाहिए भी लेकिन प्यास भी लगी, लेकिन पानी से भी उसको डर लगता है। अब यहाँ पे पानी को ना आप सिंपल बेसिक नीड फॉर द लाइफ, है ना। तो अगर शादीशुदा ज़िंदगी में देखें तो हमारी बेसिक नीड क्या होती है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमें अच्छे से समझे, हमें रिस्पेक्ट करे, या कोई भी जिससे हम अटैच हैं वो हमें समझे, हमें प्यार दे, रिस्पेक्ट दे। लेकिन वही चीज़ उसको नहीं मिलती है, तो जब भी उस चीज़ का जिक्र भी आता है ना, तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत एकदम एक्साइटेड हो जाता है, बहुत एकदम रिएक्टिव हो जाता है एकदम सडनली कि तुम उसकी तो बात ही मत करो, मतलब मेरे साथ तो इतना ये लोग गलत करते हैं तो तुम उसकी तो बात ही मत करो। तो इस तरह से एकदम पेशेंट हो जाता है। और एक रूब्रिक मैं ऐड करना चाहूँगी इस केस में, जो उन्होंने मुझे बोला ना कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पे भी एक रूब्रिक मुझे मिला। डॉक्टर महेश चंद्रा सर हैं, उनसे भी ये रूब्रिक का डिस्कशन मैंने उनसे सीखा। तो ग्रेटिट्यूड टू हिम कि मोरोज कन्वर्जिंग एमिलरेशन। अब यहाँ पे क्या है ना, कन्वर्जिंग वर्ड यूज़ किया है। कन्वर्जिंग क्या होता है ना, कन्वर्जेशन क्या होता है, मैंने बोला आपने बोला, मैंने बोला आपने बोला, लेकिन हियर जो अभी मैं बोल रही हूँ दैट इज़ कन्वर्जिंग, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। तो अगर मैंने अपनी बात मोरोज़, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, और उस टाइम पे अगर मैंने किसी से अपनी बात शेयर कर ली तो उससे मुझे अच्छा लगता है। पेशेंट ने बोला कि दवाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे बात करके अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं अपनी बात कह सकूं, और आपसे बात करके मेरा मन एकदम ठंडा हो गया है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक रूब्रिक है, मोरोज कन्वर्जिंग एमुलेशन। तो ये था लाइसिनम। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा
केस के ज़रिए आपको अलग अलग रूब्रिक और लाइसिनम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए इसे, क्योंकि शेयरिंग से ही हम एक दूसरे तक होम्योपैथी पहुंचा सकते हैं और होम्योपैथी का ग्रोथ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।